नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो आप हर रोज़ उससे दो चार हो ही रहे हैं। महीने के शुरुआत में कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े थे। उस वक्त थोड़ा लगा था कि चलिए कमर्शियल के बढ़ गए हैं, घरेलू नहीं बढ़े हैं। लेकिन अब देखिए इस महीने की शुरुआत में एक बार फिर से घरेलू गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। 15 रुपये ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे। कई जगह 900 से पार सिलेंडर चला गया है और कई जगह पर 900 के एकदम करीब आ गया है। दिल्ली में 899 रुपये में अब गैस का सिलेंडर, 899 से ज़्यादा ही, 900 ही मान करके चलें आप। ये अब इस तरीके से इसके दाम आपको चुकाने पड़ेंगे। तो 900 रुपये का गैस का सिलेंडर आप ले रहे हैं, लेकिन क्या सब्सिडी आपके अकाउंट में आ रही है उस सिलेंडर की? अगर आ रही है तो भी आप हमें फ़ोन करके बताएं, और अगर नहीं आ रही तो भी ये भी बताएं कि कब से वो नहीं आ रही है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से महंगाई ने आम आदमी का तेल निकाल के रख दिया। कोरोना महामारी की मार झेल रहे लोगों को अभी राहत नहीं मिली, तो वहीं जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। लेकिन सरकार को इसकी फिक्र तो क्या, उनकी जुबान पर इसका जिक्र तक नहीं है। लेकिन जो सुनने को मिल रहा है वो ये कि कभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कभी डीजल के, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। त्योहारों से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिर बढ़ गई। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एक 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 15 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलो वाला सिलेंडर अब 502 रुपए में मिलेगा। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की नई कीमतें: दिल्ली में 899 रुपए 50 पैसे, मुंबई में भी 899 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 911 रुपए, चेन्नई में 915 रुपए 50 पैसे, पटना में 998 रुपए। तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए थे और एक बार फिर सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जो जनता की जेब पर डाका डाल रहा है। 30 नवंबर 2020 के बाद से किस तरह से और कितनी तेजी के साथ सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आपको बताते हैं। 30 नवंबर 2020 को 594 रुपए, 1 दिसंबर 2020 को 644 रुपए, 1 जनवरी 2021 को 694 रुपए, 4 जनवरी 2021 को 719 रुपए, 15 फरवरी 2021 को 769 रुपए, 1 मार्च 2021 को 819 रुपए, 1 जुलाई 2021 को 834 रुपए और 1 अक्टूबर 2021 को 884 रुपए 50 पैसे। सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी, ताकि दूसरे गरीब लोगों को सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी दी जाए। लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार भी महंगे सिलेंडर के आगे लाचार दिख रहे हैं। किचन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इसमें महंगाई को देखते हुए मोदी सरकार काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को इससे परेशानी भी हो रही है। अब गृहस्थी को ही देखा जाए तो उसमें महिलाओं को ये दिक्कतें हो रही हैं। अब लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, साथ ही साथ सब्सिडी भी नहीं आ रही है, तो इसमें और भी दिक्कतें हो रही हैं। हम सबके हिसाब से ये होना चाहिए कि 500 के लगभग सिलेंडर का दाम होना चाहिए। सरकार आए दिन हमारे गृहस्थ जीवन में ही हर चीज़ें महंगी हो रही। कभी राशन महंगा होता है, कभी हमारे यहाँ गैस अब महंगी हो गई, कभी पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी लीजिए तो पढ़ाई फीसें इतनी महंगी हो गई हैं, वो भी हम लोगों को ही, हर गृहिणी को ही सोच के ही चलना पड़ता है। और राशन इतना आए दिन महंगा होता जा रहा है। सरकार सिर्फ हम लोगों को एक आश्वासन दे रही है, जिसके सहारे हम कब तक ऐसे जीवन यापन करेंगे। घर की आय तो हमारी सीमित है, पर सरकार ये जो महंगाई बढ़ा रही है, इसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से आम जनता बहुत परेशान हो गई है। इससे पहले देखिए कोरोना की महामारी की वजह से लोग इतना परेशान थे, और अब आज ये हम लोगों को जानकारी मिली है कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब जनता ये क्या होगा, कैसे उन लोगों के और भी काम है। खाली अगर गैस सिलेंडर ही हो तो ठीक है, बिजली है, हर चीज़ आज के समय पे इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब उसको झेलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है।
सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इस तरीके का रेट देना चाहिए कि सभी के मतलब तालमेल बैठा रहे, इतना ज़्यादा परेशानी ना हो। देश में इन दिनों महंगाई की हवा चल रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। वहीं नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से सीएनजी, पीएनजी और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के भाव 2.55 रुपए प्रति किलो तक बढ़ाए हैं। वहीं पीएनजी की कीमत में 2.10 रुपए प्रति घन मीटर का इजाफा किया गया, जिसकी वजह से जनता करहा रही है और सरकार से कह रही है कि दामों को कम करो सरकार, कुछ तो रहम करो सरकार। महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जो आज खबर फास्ट उठा रहा है। जी हाँ, ये बढ़ती महंगाई आखिर कब रुकेगी, कब इस पर लगाम लगेगी, कब लगेगी इस पर रोक, और कब मिलेगी बढ़ते तेल गैस के इन दामों से मुक्ति? महंगाई तो बढ़ी, क्या आपकी आमदनी में इजाफा हुआ? इसी सवाल के साथ आज का ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या महंगाई के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें और हमें बताएं कि आप किस तरीके से जूझ रहे हैं इस बढ़ती महंगाई के, इस असुर से, इस दानव से। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं हमारे, विजेंद्र नेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, महिमा सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। गैस का सिलेंडर करीब 900 का हो ही गया है, तो ऐसे में कितना आसान है आपके लिए एक, क्योंकि ठीक है एक पार्टी से आप जुड़े हैं, लेकिन एक आम नागरिक, देश के, इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए अरुण जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोरोना की, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़े साफ अरुण जी देखिए, कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जहां लोगों के काम धंधे रोजगार पे फर्क पड़ा है जी, जहां लोगों की आमदनी पे फर्क पड़ा है, तो अरुण जी हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि भारत सरकार को भी जिस मद में जितना राजस्व मिलना था उतना नहीं मिल पाया है पिछले समय कोरोना के दौरान। तो निश्चित रूप से भारत सरकार का जो नहीं खर्चा है वो बढ़ा है। एक सेकंड सर, अभी रिसेंट रिपोर्ट जीएसटी की आई है, रिकॉर्ड कलेक्शन है। आई थिंक आपने पढ़ी हो। अरुण I जी, think आपने आप पढ़ी। सिर्फ एक जीएसटी को लेके ना चलिए, नहीं, मैं तो- आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर मद के अंदर जितना राजस्व भारत सरकार को मिलता था हाँ। उसमें कमी आई है। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था, खर्चे भारत सरकार के बढ़े हैं। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, चाहे गरीब लोगों को करोड़ों मकान देने की हम बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, इसके माध्यम से जो करोड़ों करोड़ों का खर्च भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है, वो खर्चा कोरोना के समय आपने देखा होगा पिछली समय से कि काफी खर्चा बढ़ा है। दूसरा, मुझे लगता है जब कोरोना की स्थिति थोड़ी सामान्य होगी तो जरूर भारत सरकार इस विषय में भी राहत देने का काम करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके कुछ पिछले जो बैकग्राउंड है वो भी हम सबको देखने चाहिए कि पुरानी सरकारों के कारण जो 85% तेल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, उसको हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उसको हम कम से कम करने का काम करें। और वर्तमान समय में भी देखिए, कांग्रेस पार्टी अरुण जी बार बार इस चीज पर सवाल उठाती है, लेकिन वो उदाहरण और नजीर पेश नहीं करते। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान और महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल है। आप बताइए, राजस्थान में 36% और महाराष्ट्र में 33% टैक्स कांग्रेस पार्टी की सरकारें ले रही हैं। इनको वहां पे कम करना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस के समय महंगाई इतनी थी अरुण जी कि गाना बना था। नहीं है, देखिए बात यहाँ पर नहीं है कि किस राज्य को कितना करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये बात हर कोई जानता है कि पेट्रोल डीजल पर जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्सेस लगते हैं, उससे सरकार को मोटा मुनाफा होता है। और आपने दूसरा ये भी बताया कि सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं और सरकार दे रही है, तो ये तो वही, देखिए इसमें तो बात कहीं क्लियर होती हुई समझ नहीं आ रही। एक तरफ जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया, एक देश एक टैक्स, वहां से रिकॉर्ड कलेक्शन हम कर रहे हैं। दूसरा, हमने पेट्रोल के, डीजल के दाम हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, हर जगह 100 से ऊपर हो गए हैं। गैस का सिलेंडर 900 रुपए हो गया है। ऐसे में एक आम आदमी जो कमाई जिसकी एकदम आधी हो गई है इस लॉकडाउन के दौरान, इस पूरे कोरोना काल के दौरान, आम आदमी कमाई तो कम हो गई, उसकी सिकुड़ गई एकदम। लेकिन तेल के दाम हो, गैस के दाम हो, और इनकी वजह से कंज्यूमेबल जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, वो भी महंगी हो रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है। तो इसकी वजह से आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली सिचुएशन में घर चलाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये सिंपल सवाल है।
अरुण जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो दो विषय रखे हैं, एक तो मैं बताना चाहूंगा पेट्रोल डीजल की आपने जो बात की है। पेट्रोल डीजल में पेट्रोल को 2010 में और डीजल को 2014 में बाजार के हवाले किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने किया था। उससे पहले तो सरकारें तय करती थी, आज तो तेल की कंपनियां ही तेल का रेट तय करती हैं। और जहां तक आपने रसोई गैस सिलेंडर की बात करी है अरुण जी, आप हाँ। गूगल करके देख लीजिए या जनता देख लीजिए। मैं बताना चाहूंगा 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, हाँ। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की जो कॉस्ट थी वो 1200 रुपए के आसपास थी। आम आज आदमी को 900 रुपए कितने की का अगर मिल मैं रहा था? पकड़ने चलता देखिए, हूँ। कितने की कीमत थी सब्सिडी लगा करके आम आदमी के घर में कितने का आ रहा था? नहीं, 450 रुपए का? मैं साढ़े आपको चार अरुण सौ जी रुपए का आ रहा था? अरुण जी देखिए, आपने सवाल किया, मेरे को जवाब पूरा देने दीजिए। नहीं, मैं लेकिन आपको आप बताना देखिए वो चाहूंगा बात, बिना चलिए मैं ठीक बता है, रहा वो सबको बिना पता है कितने सब्सिडी का। वाला जो सिलेंडर की कॉस्ट थी वो उस समय 1200 रुपए के आसपास पड़ रही थी, आज वो 900 रुपए पड़ रही है। इसके साथ साथ महंगाई का आलम क्या था कि पहले गाना बनता था कांग्रेस के समय में कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, इस तरह से गाना बनते थे। और उस समय इन्होंने इसके अलावा आप मुझे बताइए कि आज भ्रष्टाचार में पैसा नहीं जाता है, आज जो पैसा जाता है वो विकास में लगता है। पहले जीजाजी और वाड्रा जी के जेब में पूरा पैसा जाता था। इसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन साथ है मैं आपको विजेंद्र जी, बताना चाहूंगा कॉन्ट्रडिक्शन है, कि कॉन्ट्रडिक्शन है। हालांकि मैं इस बात का जवाब महिमा जी से लूंगा, वो बताएंगी, क्योंकि महंगाई के नाम पर ही उनकी सरकार चली गई थी। महंगाई के मुद्दे के ऊपर हमने देखा था। लेकिन उससे पहले विजेंद्र जी, जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये कि आपने खुद कहा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि भाई खर्चा बढ़ गया बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा? तो आम आदमी के ऊपर टैक्सेस लगाएं, तेल के दाम बढ़ा दें, गैस के दाम बढ़ा दें, वहाँ से वो पैसा आ जाएगा, है ना। वो पैसा इस तरीके से रिकवर हो रहा है, जैसा कि आपने कहा, उससे ये बात समझ में आती है। तो क्या ऐसा नहीं है कि आम आदमी के ऊपर टैक्सेस लगाते जाएं, उससे पैसा वसूलते जाएं, और इधर फिर उनको ही विकास की बात हम उनको कहते चले जाएं? अरुण जी देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि निर्मला सीतारमण जी ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि हम प्रस्ताव करते हैं कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो यही कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, इनके जो राज्य हैं, उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था, क्योंकि अपने राजस्व का उनको नुकसान होता दिख रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा अरुण जी कि पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए और डीजल के ऊपर 4 रुपए, पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपए का जो कृषि सेस है वो भारत सरकार लेकर के वो किसानों के कल्याण के लिए खर्च करने का काम करती है। और भारत सरकार जो पेट्रोल डीजल पे टैक्स लेती है उसमें से आधा पैसा राज्यों को भी देने का काम करती है। तो भारत सरकार बहुत कम इसमें मुनाफा कमाती है, असली मुनाफा राज्य सरकारें कमाती है। और जहां तक बात है, देखिए अपने समय में कांग्रेस पार्टी ने 1,40,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड जो इन्होंने खरीदे थे, उसका 2026 तक हमको बहुत सारा ब्याज देना है। 9,960 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उसका ब्याज भारत सरकार को देना पड़ता है। मूल को लगाएंगे तो बहुत बड़ी कीमत वो बनेगी। अरुण जी, बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं जो कांग्रेस ने गलतियां की थी। इन्होंने एक तरह से कर्जा लेके घी पीने वाली जो बात थी, उसकी सजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ती है। और इसी वजह से हमें भुगतान करना पड़ रहा है। इसी वजह से संपत्तियां बेची जा रही हैं कि कर्जा ले लिया और घी पी लिया और संपत्तियां बेच दें। आप मुझे बताइए कौन सी संपत्ति बेची? हमने तो सिर्फ किराए का प्रोविजन किया। अरुण जी सुनिए, आप सवाल करके ना जवाब सुनिए, आप मेरा बीच में देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने तो किराए पे देने का प्रोविजन किया है, संसाधनों को और बेहतर बनाने का हमारा प्रयास है। कोई भी एक संपत्ति हम बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। बेचने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और स्वामित्व की जहां तक बात है, हर संपत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहने वाला है। कुछ समय के लिए हम उनको किराए पे 3-4 साल के लिए देने के लिए, अगर हम उसको डेवलपमेंट और विकास के लिए उस पैसे को लगाना चाहते हैं, पूंजी हम इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? अरुण जी आप मुझे बताइए। ठीक है, नहीं बिल्कुल कोई बुराई नहीं। अगर हमसे अपना घर ना संभल रहा हो तो हम पड़ोसी को कह सकते हैं कि हमारा घर आकर के संभाल दो, चला दो, कुछ समय के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है सर, इसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी देखिए जैसा आपने कहा कि भाई कोरोना काल में, कोविड काल में सरकार के ऊपर खर्चे बहुत आ गए हैं, और लेकिन कमाई जो है वो उतनी हो नहीं पाई। और ऐसा ही सेम एक आम व्यक्ति के लिए भी रहा कि कमाई तो मतलब ही नहीं है, नौकरियां छूट गई, ऊपर से महंगाई बढ़ गई। ये दोहरी मार आम आदमी कैसे इससे निजात पाए? देखिए अरुण जी, बिल्कुल मैंने आपको शुरू में ये चीज बता दी थी कि जरूर निश्चित रूप से कोरोना के काल में आम आदमी की जेब पर भी फर्क पड़ा है, उसके रोजगार पर भी फर्क पड़ा है, हर चीज पे फर्क पड़ा है। मुझे लगता है कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भारत सरकार को स्वयं बहुत चिंता है इस चीज की। मुझे लगता है कोरोना की स्थिति जब आगे सामान्य होगी तो लोगों को राहत देने का काम सरकार करेगी। ये जरूरी विषय है। उम्मीद करते हैं। महिमा जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपने सारी बात सुनी, मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी बात रखें। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ अरुण जी कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना भाजपा देख रही है, क्या तैयार है कांग्रेस मुक्त कर? ये ब्लेम गेम किसके साथ खेलेंगे? किस पर आरोप मढ़िएगा जब आपके पास कोई नहीं रहेगा आरोप मढ़ने के लिए? क्योंकि आज भी सत्ता में बैठने के बावजूद
भाजपा ऐसे नजर आती है जैसे आज भी विपक्ष में है। लगता है 70 साल में रह करके सवाल पूछने की आदत खून के अंदर रम गई है कि ये आज भूल जा रहे हैं बार बार कि आज उत्तराधिकारी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, देश में जो हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, हर मामले में उत्तराधिकारी उत्तरदायित्व जो है वो उत्तराधिकारी भी भारत सरकार है, उत्तरदायी भी भारत सरकार है। भारत सरकार को ये चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को से निपटे, अपनी जिम्मेदारी को उठाए। अभी मैं सुन रही थी कि बार ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम ले आ रहे हैं। हालांकि आपको मैं इस बात की बहुत बधाई देती हूँ, आपकी जो रिपोर्ट शुरू में आप लोगों ने दिखाई और जिस तरह से निष्पक्षता से आप इस पालन कर रहे हैं, यह काबिले तारीफ इसलिए हो जा रहा है अरुण जी, क्योंकि आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा इस तरह से ऐसी निष्पक्ष बातचीत सुनने को नहीं मिलती है। ऐसे में जब बात बार बार कांग्रेस की उठाते हैं तो देखने वाली बात यह है कि पिछले 7 वर्ष के अंदर 700% का इजाफा टैक्सेस के अंदर आया है। भाजपा के प्रतिनिधि क्या इन तथ्यों पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे और क्या हमारी जनता को बताएंगे कि किस कारण से 700% का इजाफा, शायद उन्हें पता भी ना हो कि 700% का इजाफा टैक्सेस के अंदर आया है। पिछले 1 वर्ष के अंदर ही 50% का इजाफा आया है गैस के दामों में। आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखा दिया। गृहिणियों की बात भी हमने सुन ली, लेकिन फिर भी पल्ला झाड़ने से बाज नहीं आते हैं भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा खुद भी, क्योंकि भाजपा आदी हो चुकी है विपक्ष में बैठने की और अब सत्ता उनको संभालने कैसे वो समझ नहीं आता। अच्छा, संविधान को ये लोग मानते नहीं है, गुंडा राज समझते हैं। हम एक चीज जानना चाह रहे हैं महिमा जी, देश के अंदर उदाहरण महिमा जी, अभी हमने देखिए महंगाई से हर कोई जूझ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन 2014 से पहले भी बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा गूंजा था और ये केवल ऐसे ही नहीं गूंजा था कि वो कह दिया गया हो। महंगाई उस समय उस स्तर पर भी उस स्तर पर महंगाई थी कि आम आदमी जो है अपनी जेब से बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, लेकिन जो उसे मिलता था, जो उसकी जेब में आता था, वो बहुत कम था। और परिस्थितियां आज भी ठीक वैसे ही हैं, लेकिन सड़क पर कांग्रेस पार्टी उस तरीके से एग्रेसिवली दिखाई नहीं देती है ताकि वो चीज़ें उस लेवल पर जाकर स्ट्राइक करें। काश अभी देश भर में आप जैसे पत्रकार और आप जैसे होते और खबर फास्ट जैसा मीडिया होता ताकि वो चीजें वैसे दिखाई देती जैसे होती, क्योंकि कांग्रेस तो आए दिन सड़क पर है। कांग्रेस ने तो आज भी सवाल उठाया है कि अमेज़न ने 8,000 के आसपास करोड़ 8,000 करोड़ के आसपास की लीगल फी के नाम पे बिल्डिंग की है भारत को, जबकि उस मामले में हमारा बजट ही 1100 करोड़ का है। तो वो कैसे की गई है उसके ऊपर आज भी हम सवाल उठा रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कोविड के टाइम में आंदोलन करना या जन पब्लिक मूवमेंट करना उतना पॉसिबल नहीं था। हाँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और आज की तारीख में आप देखिए पिछले 3 महीने से लगातार, पिछले 2 महीने से लगातार पेट्रोल पंप्स पे जाकर के हम लोग धरने दे रहे हैं, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं अधिकारियों को। अभी भी कल जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो 2-3 दिन पहले जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसको लेकर हमने गवर्नर को और प्रेसिडेंट को ज्ञापन दिए। बात निकल करके सामने आनी ही चाहिए, चर्चा होनी ही चाहिए। विषय जो भी हो, जनहित से जुड़ा विषय हो तो उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। उसे दिखाया ना जाना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, उसे दिखाया जाए कि तो मीडिया की जिम्मेदारी है। वो सब दिखाया जाता है, वो बिल्कुल दिखाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया। चलिए हमारे साथ महिमा जी कुछ दर्शक भी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, महिमा जी, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रणबीर है रोहतक से। रणबीर जी, आप जुड़ गए हैं, माफी के साथ आपके पास काफी देर में हमारे आप अपनी बात रख सकते हैं, आप जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। मैं नेहरा साहब को बड़ी इज्जत से कहना चाहता हूँ कि नेहरा साहब हमारे को नोच कर मत खाओ, हमारे ऊपर एक एटम बम गिरा दो, बड़ी खुशी होगी हमारे को, ताकि हम तड़प के ना मरे। अरे आप लोग कपड़े उतार के घूमते थे कि हाय महंगाई, और अब विपक्ष में बैठोगे तो आप कच्छे उतार कर भागोगे और हम तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारेंगे। चलिए देखिए, भाषा सही है। भाषा रणबीर जी, देखिए रणबीर जी, वो ठीक है, आपका दुख, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन भाषा से देखिए संयमित होनी चाहिए। आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़ते रहते हैं और अपनी बात रखते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, लेकिन भाषा के ऊपर नियंत्रण हमेशा हमें रखना ही चाहिए, गुस्सा चाहे हमें किसी बात पर कितना भी हो। तो इस बात के लिए मैं अपने दर्शकों से भी और तमाम मेहमानों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे एक दर्शक की भाषा जो है वो
सही नहीं है, मर्यादित नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ, अमर सिंह। अमर, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं, मंडी से आप जुड़े। अमर, सुन रहे हैं आप? जी 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 सर, जी सर। जी अमर, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, लगता है जी सर, जी सर। अब आप बताएं अमर, आप बताएं। हाँ, मैं बता रहा हूँ जी, देखो। चलिए, लगता है मैं कह रहा हूँ जी, देखो जी, किसानों को मारा जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी कहाँ जाए? ये चलिए, ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप जुड़े विजेंद्र जी। देखिए, समस्या अगर एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर या पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर आप देखेंगे तो शायद आपको दिखाई दे और उसमें कुछ अच्छाई भी दिखाई दें, लेकिन मैं एक आम नागरिक के नाते आपसे पूछ रहा हूं। हम तीनों जो मैं होस्ट कर रहा हूं इस चर्चा को, आप दोनों मेहमान हैं। मैं आपसे बारी बारी से, पहले विजेंद्र जी आपसे ही, एक आम नागरिक के नाते आपको क्या लगता है कि जो आज के समय परिस्थितियां हैं वो एक आम इंसान के लिए जीने के लिए आसान हैं? उन परिस्थितियों में सही अपनी जिंदगी को चलाना क्या आसान है? अरुण जी, देखिए, बिल्कुल हमारे पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान जो हालात है वो ठीक नहीं है और परिस्थितियां ऐसी हैं कोविड के कारण कि जो सामान्य नागरिक है उसके जीवन पे बहुत फर्क पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है और काम धंधों पे फर्क पड़ा है। मैंने तो स्वीकार किया आपके सामने कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में इस तरह के हालात हैं कि एक तरह से ग्लोबल मंदी पूरी दुनिया में है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने संघर्ष किया है, देश ने फिर से चलना शुरू किया है। लॉकडाउन और कोरोना के बाद में अब सामान्य स्थिति होने लगी है, फिर से भारत सरकार की जो सभी योजनाएं हैं वो पटरी पे आने लगी हैं। क्योंकि जब कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय था, एक बार पूरी सभी चीजें एक बार कहीं ना कहीं रुकी सी महसूस हुई थी। दूसरा, महंगाई का जो विषय है, ये देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि कांग्रेस के समय कांग्रेस सरकार का जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उस समय बहुत महंगाई थी। आज की डेट में जो 50-50 लाख रुपए में 2 बेडरूम का एक फ्लैट मिलता था कांग्रेस राज में, आज वो अफोर्डेबल स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाली है पीएम जन आवास योजना के तहत में, वो 20-20 लाख रुपए में अफोर्डेबल मिलते हैं। चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, उन सब पे महंगाई कम हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, अरुण जी सुनिए, पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, उसको 2010 के अंदर और 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बाजार के हवाले किया। आज की डेट में पेट्रोल डीजल के रेट जो है वो तेल की कंपनियां तय करती हैं, भारत सरकार नहीं करती। इसका दोषी कौन है? वो मंत्री होता था, अब वो रोजाना होता है। कांग्रेस सरकार, इसका दोषी कांग्रेस सरकार है। लेकिन उसको देखिए और ज्यादा बढ़ा दिया ना, वो उसको तो और ज्यादा छूट दे दी कि अब रोजाना आप बढ़ाइए। अब सुनिए, सुनिए अरुण जी, मेरी बात सुनिए। तो कौन करके गया तेल के दामों को तेल कंपनियों के हवाले? कौन करके गया? भारत सरकार का। देखिए, उन्होंने एक लाइन खींची, आपने उससे और बड़ी लाइन खींच दी। 2010 में इन्होंने पहले पेट्रोल को कंपनियों के हवाले किया, तेल कंपनियों के। उसके बाद 2014 में जाते जाते इन्होंने डीजल को किया। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने मार्च 2020 में पेट्रोल डीजल के ऊपर 5 रुपए हमने कम किए। आप वापस ले सकते, ऐसा कुछ नहीं था। 5 रुपए हमने एक साथ कम किए थे 2020 में मार्च में। चलिए महिमा जी, आपकी तरफ से आखिरी कमेंट। अरुण जी, इनसे ये पूछिएगा, भाजपा को ये जवाब देना चाहिए, क्रूड ऑयल का दाम 2014 से पहले कितना था और आज कितना है? 2014 के मुकाबले क्रूड ऑयल का दाम पर बैरल आज बहुत कम हो चुका है। दूसरी बात, निर्मला सीतारमण जी का बयान है 2000 पहले का, जिसमें वो कह रही हैं कि तेल के दामों के लिए ऑयल कंपनियां नहीं, भारत सरकार जिम्मेदार है, ऑन रिकॉर्ड है। और आज वो कहती हैं कि ऑयल कंपनी जिम्मेदार है। कहीं तो टिकिए, पल में तोला पल में माशा की इस संस्कृति पे पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, देश पे अच्छे नहीं चलाया जाता। और दूसरी बात, अभी जो बात ये कर रहे थे कि ये तरीका था किसानों के लिए हमने ये किया, अभी योजना की बात बता रहे थे। कल प्रधानमंत्री लखनऊ के जब अमृत महोत्सव में बैठे थे, आजादी का महोत्सव में, उन्होंने वहां एक महिला से पूछा कि आपने स्वर्ण निधि योजना का लाभ उठाया? और महिला ने सामने तपाक से कहा कि नहीं, मैंने नहीं, मेरे को इसका कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी बात ये कि वहां उन्होंने कहा कि आपने पिछले वर्ष 8 लाख दिए जलाए थे, इस बार 19 लाख दिए जलाइएगा। तो 19 लाख दिए जलाने के लिए जो तेल उसमें जाएगा, उस तेल की जो कीमत बढ़ गई है, सरसों के तेल की जो कीमत बढ़ गई है, सरसों के दाम बढ़ाने की बात करते हैं, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है। चलिए, इसका एक तरीका इसका ये हो सकता है कि राशन के डिपो पर तेल जो है दिए जलाने के लिए उस दिन के लिए मुफ्त में दिया जाए, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है 90 लाख
आग जलाई और है। इसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो है अपनी तरफ से वो तेल दान कर रहे हैं ताकि वो दिए जो है वो जलाए जा सकें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामगोपाल, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। रामगोपाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जरूर बोले, आप जुड़ गए। यस, नमस्कार करता जी हूं जी सर। जी नमस्कार, बोले। वो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो गैस का जो दाम बढ़ रहा है, हाँ हाँ, यानी इससे मध्यम वर्गीय परिवार को, आपको पता है, उनका सारा रसोई का, इन सारी चीजों का बिल्कुल सर, दायरा बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। कोरोना की देश में मार पड़ी है, ये सत्य बात है, लेकिन इसमें गरीब हमेशा मरा है और पिसा भी है। और डीजल पेट्रोल खेतीबाड़ी वाले लोग हैं, अब राजस्थान में 100 से ऊपर डीजल हो गया, जी पेट्रोल 112-13 हो गया। हाँ हाँ हाँ। अब किसान क्या करेगा? यहाँ डीएपी खाद नहीं समय पर मिल पा रहा है, सरसों की तो बुवाई का समय। समस्याएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। जी चलिए बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा विजेंद्र जी, फिर अभी कभी इस पर चर्चा जरूर करेंगे, तो आपसे प्रतिक्रिया मैं जरूर लूंगा। तो आगे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, इससे हम में से हर कोई, क्योंकि सबकी जेब से जुड़ा हुआ है मसला, इसके लिए कोई बहुत बड़े किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं कि वो समझाए कि महंगाई बढ़ रही। हर कोई समझता है, एक जेब से जा रहा है, लेकिन दूसरी जेब में आ कितना रहा है, इसके ऊपर भी आप ध्यान रखें और समझते रहें और पूछते रहें अपने प्रतिनिधियों से कि हमारी जेब से जा तो रहा है, आना जो है वो भी प्रॉपर आता रहे और बढ़कर आता रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। ला दीजिए इजाजत, नमस्कार।